गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के 6:19 हो रहे हैं मेरी कंप्यूटर घड़ी में, एंड आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो टू यू। ये एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 5 है, एंड डेफिनेटली ये शायद कंक्लूडिंग, शायद क्यों कह रहा हूँ मैं, डेफिनेटली कंक्लूडिंग पार्ट भी होगा। ये काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन टीचर की कोशिश होती है। अब ये आपके ऊपर है समझने के लिए, ठीक है ना। नहीं तो कोई तो आपका एक ही पीरियड में, 2 पीरियड में हो जाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस पूरा। तो ये मैं डिटेल में, ताकि कोई चीज़ छूटे ना, और कोशिश यही रहती है जो हमने अभी तक किया है वो आपने पढ़ना है, और उसको ये नहीं सोचना आपने कि एक्टिव पैसिव वॉइस में काम आएगा, सेंटेंस करेक्शन में भी काम आएगा, सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में काम आएगा। पीछे मेरे ख्याल से मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का बताया था कि उनको कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी, इनको आपने बोलना है। जब तुम्हारी इंग्लिश ज़बान पे नहीं चढ़ेगी, एग्ज़ाम में अच्छा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये भी एक फैक्ट है, ये आपने समझना है। बहुत सारे बच्चे हैं, उनका हाथ कईयों का इंग्लिश में बहुत तंग है, तो उसके लिए भी मैंने कोशिश की है कि इनके लिए मैं स्पोकन इंग्लिश का मैंने अलग से एक चैनल चला दिया आपके लिए। उसमें ज़्यादा मैं कर नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन कोशिश करूँगा उसमें एक 2 वीडियो आपके मिलते रहें। आपको हफ्ते में 2, 3, 4 तो मिल जाएँ कम से कम। उनको भी बोलो, ये बैठे बैठे रहने से बच्चों हमारी इंग्लिश कभी ठीक नहीं होगी। आप ये समझा रहा हूँ, इनको बोलना होगा सेंटेंसेस को, आपको पढ़ते रहना होगा, ज़बान पे चढ़ाना होगा। ये आपको इंग्लिश आपकी सेकंड नेचर बननी चाहिए। अगर ये बनेगी तो भी काम आएगी, नहीं तो काम आएगी नहीं है, ध्यान रखना। और 20 बार आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश केवल आप एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं कर रहे हो। जब आपकी नौकरी लगेगी ना, तभी इसी भाषा में आपने काम करना है। आपने बॉस से बात करनी है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मैं तो नौकरी लग जाएगी तो मैं ऐसी डिपार्टमेंट में जाऊँगा कि जहाँ का बॉस आपका क्या कहते हैं नॉर्थ इंडिया को, कोई ज़रूर नहीं है। वो साउथ का होगा तो क्या करोगे। तो इंग्लिश एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, और इसको जब आप ठीक बोलोगे सब कुछ आपका, ऐसा नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश खराब बोल रहे हो तो ये तो ठीक हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आपको इंग्लिश का हर पार्ट अच्छी तरह से आना चाहिए। पिछली बार जो मैंने कराया था उसमें आपको अगर ध्यान हो तो लेट था, हेल्प था, बिड था, ठीक है ना, मेक था, ठीक है ना आपको। तो ये चीज़ें मैंने आपको करवाई थी। लेट था, तो इसमें ये आपके जो नॉलेज है ये आपके सेंटेंस करेक्शन में काम आएगा। उसमें मैंने आपको समझाया था कि लेट का प्रयोग जब करते हैं तो लेट के बाद में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है, लेकिन लेट ऐसा अपवाद है कि वो एक्टिव हो या पैसिव फॉर्म हो, लेट के बाद में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव ही आता है। लेकिन जहाँ तक मेक का सवाल है, बिड का सवाल है, था ना आपका, हेल्प का सवाल है, हेल्प के अंदर भी ऑप्शनल है। हेल्प के साथ में एक्टिव और पैसिव वॉइस में, पैसिव में तो टू लगाना पड़ेगा, लेकिन एक्टिव में भी आप हेल्प के साथ में टू का प्रयोग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बच्चों आपके सेंटेंस करेक्शन में, सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में सब जगह काम आएगा। ऐसा नहीं है कि पैसिव वॉइस में काम आ रहा है, ठीक है ना। आप बिड का प्रयोग करोगे, बिड का मतलब आपको मैंने समझाया था, जो पढ़ा दिया जाता है उसको अच्छी तरह से याद रखो। आई बेड हिम टू लीव इमीडिएटली, गलत हो जाएगा। I bade him leave. He was bidden to leave immediately. तो जब तक ये आपको याद नहीं रहेंगे तो क्या काम की, मुझे बताना आपका। लास्ट मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस कराए थे, तो उसमें भी कहा था कि अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं, नेगेटिव जो शुरू होते हैं वो आपके डोंट से शुरू होते हैं, ठीक है ना आपका। और जो आपके ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो उसमें जो वर्ब होनी चाहिए ट्रांजिटिव होनी चाहिए। अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर उसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। अब वो उदाहरण दिया था मैंने, क्लोज द डोर, तो इसमें क्लोज का ऑब्जेक्ट है आपका डोर। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर एक्शन होता है, ठीक है ना आपका। तो इसको आप ऐसे कर सकते, लेट द डोर बी क्लोज। अब ये मुंह पे चढ़ाना आपने, इसमें क्या सीखने का है, बोलना है इसको, है ना। स्विच ऑफ द फैन, लेट द फैन बी स्विच ऑफ। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन।
और अगर नहीं है, जैसे आपने कहा स्टैंड हियर, सिट डाउन, तो इसमें डाउन तो आपका प्रेपोजिशन है, बल्कि इसमें तो वो एडवर्ब है, ठीक है। प्रेपोजिशन तब होता है जब उसके बाद में नाउन आए। सिट के बाद में अगर आप केवल एक लिख रहे हो सिट डाउन, तो डाउन आपका एडवर्ब माना जाता है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन का आपका एडवर्ब बन जाता है। सिट वेयर, सिट डाउन, इसका जवाब हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा था अगर आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर वर्ब का आप ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके आगे लगा दो यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, सिट डाउन, ठीक है ना। तो जरूर नहीं है कि ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ये भी हो सकता है। यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, ये भी कह सकते हो। यू आर एडवाइज टू सिट डाउन, ये भी कह सकते हो। इंपेरेटिव सेंटेंस दो ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव का तो डोंट से शुरू होगा, ठीक है ना। आपका अगर किसी को आपने कहना डोंट टॉक लाउडली, अब ये आपकी जो सेंटेंस है डोंट टॉक लाउडली, इसमें वर्ब आपकी ट्रांसिटिव नहीं है, क्योंकि टॉक के बाद में एडवर्ब आ रहा है, डोंट टॉक नेगेटिवली। तो इसका आगे ऑर्डर लगा दो, रिक्वेस्ट लगा दो, एडवाइज लगा दो। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टॉक, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है ना। आपका डोंट टॉक, हॉस्पिटल कोई था या कहीं सरकारी ऑफिस में, कोर्ट के पास में, धीरे बोलो, ज़्यादा जोर से मत बोलो। तो उसको कैसे करोगे? तो टॉक के बाद में लाउडली आ रहा है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, आर्ग्यूमेंट में फाइन, तो इसको कैसे करोगे? तो उसके आगे लगा दो यू आर। अब ये कुछ भी हो सकता है, वो तो सिचुएशन डिपेंड करेगा। यू आर रिक्वेस्टेड कह सकते हो, है ना, यू आर ऑर्डर कह सकते हो, यू आर एडवाइज्ड कह सकते हो, आगे लगाओगे नॉट टू टॉक लाउडली, ये इसका पैसिव फॉर्म बन गया, ठीक है। और अगर सेंटेंस कोई ऐसा हो, जैसे अगर मैं आपको कहूँ टाइप इट इमीडिएटली, टाइप इट एट वंस, इसको अभी तुरंत टाइप करो, है ना। तो टाइप के बाद में इट आ रहा है, इट आपका प्रोनाउन है, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट या तो आपके नाउन होते हैं या प्रोनाउन होता है, तो ये लेट से बन सकता है। तो लेट के बाद में पहले इट आ जाएगा, ठीक है ना, आपको टाइप का बी टाइप्ड हो जाएगा, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? लेट इट बी टाइप्ड एट वंस। मीनिंग सेम है, इसको तुरंत टाइप करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट्स में एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, एक तो बच्चे सवाल पूछते हैं, वो जो सोचते हैं ना वैसे लिख देते हैं। अरे भाई आप जो आप सोच रहे हो तो मुझे क्या पता आप क्या सोच रहे हो। तो कोई क्वेश्चन होता है तो उसको रेफर करो कि ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। कमेंट्स में लिखो ना, कोई इसमें कंफ्यूज थोड़ी कि एक ही शब्द लिखना आपने। कमेंट्स का मेन पर्पस होता है कि आप अपने डाउट पूछ सकते हो उसमें, तो अच्छा खासा लिखो ना उसमें, लिखते तो ही नहीं आप लोग। इसमें बी क्या है, पता नहीं क्या पूछा मेरे को, मी क्या है। अरे आपके दिमाग में क्या है किसी को पूछ के, तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो अगर किसी सवाल पे आपका डाउट है, फिर उसने दूसरी तीसरी जगह कहीं लिखा है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं क्या है, लेकिन टाइप ऐसे था आपका, क्या आई रिमेंबर, शायद ये रहा होगा मेरे ख्याल से, आई रिमेंबर माई ग्रैंडपा। बोलना नहीं है ना, चाहिए, अगर बोल दोगे तो मुंह पे चढ़ जाएगा ही, पता नहीं, मुझे हैरानी है, मजा नहीं कर रहा हूँ आपका। अगर किसी को बता दिया भैया ये पढ़ने का तरीका है, वो ना अपनाए उसको, तो भगवान ही उसको बचाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई रिमेंबर माई ग्रैंडपा टेकिंग मी फॉर अ वॉक, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और व्हाटएवर जो भी आपने बोलना हो। अब मैंने आपको समझाया था कि इसमें आई रिमेंबर माई ग्रैंडफादर, ये थोड़ी कहोगे इसको माई ग्रैंडपा इज रिमेंबर्ड बाई मी, क्या तुक है उसका आपका पैसिव फॉर्म का। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें पार्टिसिपल हो, तो पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म बनाओ, इसका मत बनाओ आई रिमेंबर माई ग्रैंडपा। अगर ये सेंटेंस इतना होता तो भी बन जाता है इसका, माई ग्रैंडपा इज रिमेंबर्ड बाई मी, लेकिन ये सेंस नहीं है, थोड़ा सेंस समझना हमने। और पार्टिसिपल्स के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, 20 बार तुमको समझाता हूँ आपका, ठीक है। और टेकिंग का फ्रेज बन जाएगा पैसिव फॉर्म बीइंग टेकन, तो ग्रैंडपा बाद में आ जाएगा, ये तो डूअर हो जाएगा फिर आपका। मेरी बात समझ रहे हो। और ये आई रिमेंबर जो है इस बात के लिए माई ग्रैंडपा टेकिंग मी फॉर अ वॉक, इसको आप पैसिव फॉर्म ऐसे बनाएंगे, रिमेंबर को मत बनाना ऐसे आपका। आई रिमेंबर बीइंग टेकन
फॉर अ वॉक। और कौन ले जा रहा है आपको वॉक पे, कौन है? तो लास्ट में लगा दो भाई माय ग्रैंडपा, हो गया। अब बोलना है नहीं, पता नहीं टेक्निकली कब तक समझते रहोगे, मेरा समझ आया नहीं, तो मैंने तो टेक्निकली बता दिया आपको। तो ये चीज़ें आपकी समझने की, ये मैं समझा रहा हूँ। आप बोलने की कोशिश करो, खूब सारे अपने सेंटेंस बनाओ, ठीक ना, साइड आओ। आई रिमेंबर द डॉक्टर गिविंग मी शॉर्ट्स। तो आपको याद आ रहा है कि डॉक्टर मेरे को शॉर्ट्स दिया करता था, और शॉर्ट्स नहीं आएगा। ये बोल दिया कोई, हैव यू हैड योर शॉर्ट्स, कुछ समझ नहीं आएगा। इंग्लिश ऐसे पढ़ते हैं जैसे बस इसके एक दो अक्षर हमें आ जाएंगे, एग्जाम काम चल जाएगा। अरे भाई ढंग से पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा आप। आई रिमेंबर माई फैमिली डॉक्टर गिविंग मी शॉर्ट्स। अब इसका पैसा बन जाएगा, ठीक है। आप तो क्या बनाओगे इसका मुझे बताना आप। फिर वही माई फैमिली डॉक्टर, रिमेंबर का ऑब्जेक्ट है, तो उसको ऐसे माई फैमिली डॉक्टर इज रिमेंबर्ड बाई मी। अरे वो तुक्का नहीं भैया, ठीक है। माई फैमिली डॉक्टर का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पार्टिसिपल है, गिविंग, ठीक है। और माई जो इसका पैसिव फॉर्म बनाओगे तो ये डूर हो जाएगी। ये डूअर है ना, शॉर्ट्स का मतलब इंजेक्शन, ठीक है, वैक्सीनेशन। तो ये बाई के फैक्टर में चला जाएगा, और गिविंग का हो जाएगा बीइंग गिवन। आई रिमेंबर बीइंग गिवन शॉर्ट्स। और ये कहाँ चला गया डॉक्टर आपका, बाई के फैक्टर में, डूअर है ना वो, तो पैसिव फॉर्म में बाई के फैक्टर में चला जाता है। बाई का फैक्टर का तो होता है, बाई के जो फ्रेज बनता है प्रीपोजिशनल, उसमें चला जाएगा, बाई माई फैमिली डॉक्टर, हो गया। एक आदमी लड़का कह रहा है, आई रिमेंबर माई फादर गिविंग मी अ लॉन्ग लेक्चर ऑन पंक्चुअलिटी। क्या फर्क पड़ता है आपका? पता नहीं यार, हमारे प्रदेश के बच्चे कब उनके दिमाग में आएगा कि इंग्लिश हमको सीखनी है, बोलनी है। आई रिमेंबर माई फादर गिविंग मी अ लॉन्ग लेक्चर ऑन पंक्चुअलिटी। समय की पाबंदी पे मुझे याद आ रहा है कि पापा मेरे को लंबे लंबे भाषण पेलते थे, लंबे लंबे भाषण देते थे, ठीक है। अब ये जो माई फादर है, ये इस पार्टिसिपल का डूअर है, तो ये बाई के फैक्टर में चला जाएगा। आई रिमेंबर को चेंज नहीं करना, उसमें क्या चेंज करना है आप? ये थोड़ा कहोगे माई फादर इज रिमेंबर्ड बाई मी, फिर आगे क्या लिखोगे? आर गेटिंग पॉइंट? तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो कैसे बनाओगे ऐसे सेंटेंसेस को? तो आगे इसको लिखो, आई रिमेंबर, ठीक है। बीइंग गिवन, गिविंग का मैंने पैसिव फॉर्म बता दिया आपको, इट इज बीइंग गिवन। और तो इसमें क्या बड़ी बात है, आपकी थर्ड फॉर्म तो लगानी है। तो आईएनजी का सेंस किस में आएगा? तो बीइंग में डाल दो, आई रिमेंबर बीइंग गिवन अ लॉन्ग लेक्चर। इसको ऐसे रहने दो, ऑन पंक्चुअलिटी। और फादर कहाँ चला जाएगा? बाई की फैक्टर में, बाई माई फादर। बच्चों बोलोगे नहीं तो फांसे खाते रहोगे तुम लोग, मैं बता रहा हूँ। आई रिमेंबर बीइंग गिवन अ लॉन्ग लेक्चर ऑन पंक्चुअलिटी बाई माई फादर। 20 बार तुमको समझाता हूँ, पता नहीं कब अक्ल आएगी। अरे भाई, किसी भी सेंटेंस को अगर 4-5 बार जोर से फ्लो में बोल दोगे आप, फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा। आई रिमेंबर बीइंग गिवन अ लॉन्ग लेक्चर ऑन पंक्चुअलिटी बाय माय फादर। मुझे याद आ रहा है कि समय की पाबंदी पे पापा मेरे को लंबे लंबे लेक्चर देते थे। तो जिस किसी बच्चे ने ये पूछा होगा तो एक हो गया होगा मेरे ख्याल से उनका ये क्लियर। अब बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा हूँ तुमको बच्चों, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश को बोलो। मुंह पे चलेगी तो 1 मिनट में हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा ही। तो चलिए फिर मामले को आगे बढ़ाते हैं और मैं जो 2-4 चीज़ें रह रही हैं वो बता देता हूँ आपको।
एक में इसमें लेट का प्रयोग तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक लेट का अलग से प्रयोग भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कई सेंटेंस ऐसे होंगे, सेंस समझना पड़ता बच्चों, इसको ये बता रहा हूँ आपको। जैसे सेंटेंस है लेट मी प्ले हेयर, लेट मी प्ले हेयर, मुझे यहाँ खेलने दो, ठीक है। प्ले जो आपका ऑब्जेक्ट तो इसका है नहीं, हेयर, हेयर तो आपका एडवर्ब है, बता रहा हूँ आपको। तो इसका आप कैसे बनाओगे? तो इसमें सेंस क्या है पता है आपका? या लेट का मतलब, आपको लेट का मीनिंग होता है क्या वैसे? लेट का मीनिंग अलाउ करना होता है ना। लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 होती हैं। तो इसमें ये सेंस ये है, आप किसी से कह रहे हो कि मुझे यहाँ खेलने दो, तो इसका पैसिव फॉर्म बनाओगे तो लेट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बोलना पड़ेगा यार, रिक्वेस्ट कर रहे हो आपका, आई मे बी अलाउड, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, टू प्ले हेयर, आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर। तो ये आपने समझना है। इसमें लेट का जो प्रयोग किया गया है वो रिक्वेस्ट के रूप में है, और क्या कहते हैं, अलाउ करने के लिए। तो इसको पैसे फॉर्म बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर, ठीक है ना। कभी कभी लेट का प्रयोग आप सजेशन के लिए भी करते हैं, जैसे अपने ऐसे लेट अस हेल्प हिम, लेट अस हेल्प हिम। तो लेट का प्रयोग अलाउ करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। आप जिसमें कहते हैं अरे यार लेट अस स्टडी, तो एक्चुअली आप ये कह रहे हो कि अब हमें पढ़ना चाहिए। तो लेट के अलग अलग प्रयोग आपको आने चाहिए, हर जगह लेट का मीनिंग अलाउ नहीं होता है, ठीक है ना। पहले जो आपने सेंटेंस किए तो इम्पेरेटिव सेंटेंस थे, ध्यान रखना बच्चों, जिसमें आपने लेट का प्रयोग किया। ऐसे याद रखना है, क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, पैसिव फॉर्म में लेट का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये लेट का प्रयोग एक्टिव फॉर्म में है और उसका हमने पैसिव फॉर्म बनाना है, सेंस समझकर। तो अगर किसी को आप कह रहे हैं लेट अस हेल्प हिम, तो इसमें अलाउ करना थोड़ी कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो आप उसको सजेस्ट करो, ये सजेशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने भाषा का मर्म पकड़ना है कि सेंटेंस में लेट अस हेल्प हिम में हम सजेशन दे रहे हैं, चलो एक सुझाव दे रहे हैं कि हमको इसकी मदद करनी चाहिए। और जहाँ सुझाव का सेंस होता है तो उसके पैसिव फॉर्म में आप शुड का प्रयोग कर लो, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे आपका, ही शुड बी हेल्प। हर जगह बाई लगाने की जरूरत नहीं है, आप क्या जरूरत है, ही शुड बी हेल्प, और लगाना चाहते लगा लो, ही शुड बी हेल्प बाई अस। तो मैंने ये भी बताना था। तो टीचर कोशिश करता है कि आपको छोटी बड़ी सब चीज़ें सिर्फ सिखाए हो, याद करने का काम आपने करना है, ठीक है ना। तो लेट का प्रयोग अपन किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, ताकि आपको वो ये काम करने के लिए अलाउ करे, ठीक है। और सेंटेंस के बनावट के ऊपर पता लगेगा कि कई बार लेट से अपन सजेशन भी देते हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है। अगर आप किसी रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, आप पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हो, पापा लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, तो इसका पैसिव फॉर्म ये बनेगा, आप पापा से अलाउ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कहोगे आई मे बी अलाउ टू गो आउट, बोल लोगे तो अपने आप इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। और आपने कहा लेट अस टेल पापा, तो आप सजेशन दे रहे हो सामने वाले को कि हमको पापा को बता देना चाहिए, तो उसमें शुड का प्रयोग कर लो। और शुड का प्रयोग पैसिव फॉर्म में तो शुड भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इसमें क्या है, वो इट्स नॉट अ बिग डील। आई होप कि समझ आ गया सबको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों जो तुम लोगों ने ध्यान रखनी है। इसमें एक दो चीज़ें और हैं। हाँ, एक था आपका, ये मैंने किस में कराया तो था मैंने आपका, अगर आपको याद आ रहा हो तो, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम के प्रयोग कैसे करते हैं और कब करते हैं, ध्यान है आपको, नहीं आ रहा है। इट इज़ टाइम, और मीनिंग सबका एक ही है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ अबाउट टाइम, ठीक है। और इसके बाद में सिंपल पास्ट का क्लॉज लगता है हमेशा। अरे बच्चों, मैं ये तो बता रहा हूँ कि जो नॉलेज है आपका, एक ही जगह काम नहीं आएगा, ये पीछे काम आएगा, ठीक है। इनके साथ में सिंपल पास्ट का क्लॉज लगता है, और इन्फिनिटिव साथ में भी बना सकते हो। ये बेसिक चीज़ें आपकी ज़बान पे चढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
उसका सेंस होता है कि अभी तक हमको ये काम कर लेना चाहिए था। अगर मैं आपको कहूँ कि यार हमको ना अभी तक खाना खा लेना चाहिए था, या ये कहो कि ये उपयुक्त समय है, एप्रोप्रिएट टाइम है कि हम खाना खा लें, तो इट इज़ टाइम कह लो, हाई टाइम कह लो, अबाउट टाइम कह लो, कुछ भी कह लो, तीनों का कोई फर्क नहीं है, तीनों का मीनिंग एक जैसा है। मैं कहूँ इट इज़ टाइम, ठीक है ना आपका, इट इज़ टाइम वी टुक आवर मील। इसका मीनिंग अभी तक हमको खाना खा लेना चाहिए, या ये बोल लो इसका मीनिंग ये है कि ये अभी उपयुक्त समय है कि हम अपना खाना खा लें। इट इज टाइम के बाद मैंने क्लॉज क्या लगाया, सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट के क्लॉज में आप आपकी सेकंड फॉर्म लगाते हो। इट इज टाइम वी टुक आवर मील, इट इज टाइम वी वेंट होम, इट इज टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग, इट इज टाइम यू टोल्ड एवरीथिंग टू योर फादर, इट इज टाइम यू डिड समथिंग फॉर योर फैमिली। बोलोगे तब सब कुछ आ जाएगा। अब इट इज टाइम की जगह चाहो तो इट इज हाई टाइम लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आप, है ना। अब इसका पैसे फॉर्म कैसे बनाओगे, ध्यान रखना। तो इसका चेंज करते समय एक एडिशनल वर्ड इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है, इसका थोड़ा सा अलग टाइप से बनता है। तो इसको कैसे ऐसे बनाओगे, इट इज टाइम, ये तो ऐसे रहेगा। ये जो आपका वी है, जो डूअर है, वो तो बाइक इफेक्ट में जाना चाहिए, ठीक है। और टेक का जो आपका ऑब्जेक्ट है आर मील, ये पहले आ जाएगा। इट इज टाइम, बस में वर्ड आपने ऐड करना है, इट इज टाइम फॉर आर मील टू बी टेकन, ऐसे बोलना पड़ेगा भाई। यस, कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, बोलने से सब आ जाएगा। 8-10 सेंटेंस बना के बोलना है उनको, और क्या करना है आपको। इट इज टाइम फॉर आर मील टू बी टेकन, ठीक है भाई। यस लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाओ तो भी आपका मीनिंग क्लियर है। जो बोल रहा है उसी ने आपका खाना खाना है ना, उसने, और जिसको बोल रहा है उसको, तो मीनिंग क्लियर तो है, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं आपको ऐसे, इट इज हाई टाइम यू टोल्ड एवरीथिंग टू योर फादर। इसका अर्थ हो गया कि अभी उपयुक्त समय है कि आप अपने पापा को सब कुछ बता दें, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अभी तक तुमको अपने पापा को सब कुछ बता देना चाहिए था। ये इसका सेंस है, ठीक है। तो इसका अगर पैसिव फॉर्म बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो, यू तो डूअर हो गया, टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है एवरीथिंग, है ना आपका। तो इट इज हाई टाइम फॉर एवरीथिंग, जो यू टोल्ड का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो कैसे बोलोगे, इट इज हाई टाइम, और उसके आगे बस एडिशनल वर्ड लगाना पड़ेगा फॉर एवरीथिंग। हालांकि सब्जेक्ट नहीं है, ये फॉर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फॉर आपका प्रपोजिशन हो गया, इट इज हाई टाइम फॉर एवरीथिंग। फिर टोल्ड का हो जाएगा टू बी टोल्ड, एवरीथिंग टू बी टोल्ड टू योर फादर। इसमें बायू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको बोल रहे हो वही तो बोलेगा अपने पापा को। तो इसको करने का एक टाइम अलग का, एक अलग प्रयोग भी है इसका, तो आपको ये करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना आपने, ये पैसिव फॉर्म तभी बनेगा, ठीक है, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, उसको लिख दूसरे तरीके से सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपको कहूँ इट इज़ हाई टाइम, चलो अब मैं अबाउट टाइम लिख देता हूँ, इट इज़ अबाउट टाइम, ठीक है ना आपका, यू वोक अप, यू वोक अप। अब आपके उठने के लिए, उठना आपके वर्ब ऐसी होती है जो इंट्रांजिटिव होती है, ठीक है ना। वेक का पास्ट टेंस हो गया। अब इसका पैसिव क्या कैसे बनाऊँ, बनेगा ही नहीं, इसमें आपका। अच्छा, इसके आगे इसका जो ये वेक है, मतलब उठने और उठाना दोनों मीनिंग होते हैं इसको, ठीक है ना आपका। तो इसके वेक का तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इस सेंटेंस क्या अर्थ है,
कि अभी तक तेरे को उठ जाना चाहिए था, कि अब एप्रोप्रिएट टाइम है कि आप उठ जाओ, ठीक है। लेकिन वेक आपका ऐसा एक्शन है जो हैपनिंग भी है और आपका डूइंग भी है। तो आप वेक का मतलब उठना भी होता है और उठाना भी होता है। तो इसको अगर मैं ट्रांजिटिव में इस्तेमाल करूं, इट इज अबाउट, मेरी बात समझ पा रही नहीं समझ पा, अगर ये सेंटेंस इतना हो तो इसका पैसिव फॉर्म संभव नहीं है। हाँ, इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज टाइम, ठीक है ना, फॉर यू टू वेक अप। एक्चुअली जब ऐसे सेंटेंस आप बनाते हो ना, पैसिव फॉर्म अपने बन जाते हैं, लेकिन इसका तो बनेगा नहीं, इसका नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसे ऐसा हो, ऐसे हो, तो मैंने आपको बताया वेक का मतलब उठना भी होता है, उठाना भी होता है। कई एक्शन होता है ना, हैपनिंग का मतलब जो अपने आप होती है, और एक डूइंग होती है जिसको किया जाता है। भाई बात समझ रहे हो, ठीक है ना आपका। जैसे वॉक है, तो वॉक का मतलब क्या होता है, घूमना भी होता है और घुमाना भी होता है। तो इन ट्रांजिट और ट्रांजिट दोनों वर्ब हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ये एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इट इज अबाउट टाइम यू वोक अप, ठीक है ना आपका। आगे लिख दो छोटू, अरे तो छोटू को उठाना तो नहीं चाहिए था, इसका मतलब ये हो गया। अब इसका पैसिव फॉर्म बन जाएगा, इट इज अबाउट टाइम फॉर छोटू टू बी वोकन अप। आगे लगा तो भाई हो, गेटिंग पॉइंट। इसका पैसिव फॉर्म बन जाएगा। इसका पैसिव फॉर्म क्यों बन रहा है मुझे बताना बच्चों, क्योंकि वेकअप जो फ्रेज है इसका ऑब्जेक्ट हो गया छोटू, तो बन जाएगा इसका, इट इज अबाउट टाइम फॉर छोटू, बच्चे का नाम है, फॉर छोटू वेकअप का क्या हो जाएगा, टू बी वोकन अप, हो गया। लगा तो भाई हो, ये बन गया। ठीक है। और अगर ये इन्फिनिटिव का फ्रेज, इसका पैसिव फॉर्म बनाना होता है, इसका तो बनेगा नहीं, इसका भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस जो इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसके आगे लगा तो छोटू, अब इसका पैसिव फॉर्म बन जाएगा। लेकिन ये तभी लागू होगा ना बच्चों, जब वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ने के लिए बोलता हूँ, ग्रामर पढ़ के थोड़ी अंग्रेजी आ जाती है, ग्रामर पढ़ के आगे जाती है। इट्स टाइम, ठीक है ना, फॉर छोटू। अब इसका पैसा ऐसे बनेगा, टू बी वोकन अप। बस क्या फर्क है देखो, उधर टू बी वोकन अप था ना, तो सेम ही तो है। इट इज टाइम फॉर छोटू टू बी वोकन अप। भाई इसका भी पैसे फॉर्म सेम बनेगा, ये कह रहा हूँ। टाइम कहते हैं, अबाउट टाइम लिख दो तुम, इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल सेंटेंस दे रहा हूं, उनको ध्यान से देखो। आपका ये एग्जाम कई बार आए हुए हैं। जब हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हो, तो उन सेंटेंस में हैज टू, हैव टू, हैड टू का जो आप प्रयोग किया जाता है वो ऑब्लिगेशन शो करते हैं। ऑब्लिगेशन का तो होता है ऐसा कोई कार्य जो आपको करना अति आवश्यक, आपकी ड्यूटी करना आप, ठीक है ना। जैसा अगर आपको कहूं आई हैव टू स्टे हियर, एग्जाम में कई बार ये सेंटेंस आ जाते हैं। अच्छा बताओ, मुझे बताओ बच्चों, टू स्टे ऐसा इन्फिनिटिव जिसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हियर तो आपका एडवर्ब है, शब्दों पहचाना बहुत जरूरी है। तो कोई कहेगा इसको कैसे करें, तो इसमें ऑब्लिगेशन का सेंस देने के लिए आपको लिखना पड़ेगा आई एम ऑब्लाइज्ड, यानी मेरे लिए एक तरह की ड्यूटी है मेरी, आई एम ऑब्लाइज्ड। आपको बोलना पड़ेगा आगे टू स्टे हियर। तो एक दिमाग में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कभी देखा ही नहीं, तो कैसे करोगे आप। हैज टू, हैव टू, हैड टू, है ना, का प्रयोग करते हैं ना आपका, तो वो ऑब्लिगेशन शो करता है। ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है कोई भी कार्य जो आपके लिए अति आवश्यक है, आपको करना है, आपकी ड्यूटी, आपका धर्म है, ठीक है ना। आपको किसी को आपने प्रॉमिस किया, आपने उसको निभाना है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ही हैड टू कम हियर, यही है, चलो गो कर देना, आप क्या, ही हैड टू गो देयर, यानी ये उसकी ड्यूटी थी वहाँ जाना। तो हैड आपका पास्ट टेंस में है, तो बोलो ही वाज ऑब्लाइज्ड टू गो देयर। इसमें आपने ध्यान रखना है। तो ऑब्लिगेशन शो, हैड टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हैव टू, हैज़ टू, ठीक है। तो जहाँ आपने कोई काम बहुत ज़रूरी हो करना हो,
तो क्या बनोगे इसका? ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू गो देयर। अपने दिमाग में रखो ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ऐसे सेंटेंस कभी किए नहीं। इसमें देखो आपका इट इज एक तरह की ड्यूटी है। इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर। अब कैसे बनाओगे आप इससे इसका पैसिव फॉर्म? टू हेल्प का तो टू बी हेल्प हो जाएगा, पुअर पहले आ जाएगा, तो जोड़ो कैसे आप? नहीं समझे मेरी बात? अरे टुकड़ों में तो कर दोगे ना बच्चों। टू हेल्प का पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? टू बी हेल्प। अगर ये इतना होता, ठीक है, हेल्प द पुअर तो बन जाता, लेट द पुअर बी हेल्प। अब इसको इट इज योर ड्यूटी लगा हुआ है आपको, तो कैसे करोगे ऐसे सेंटेंस? तो कभी कभी एग्जाम में आए हुए सेंटेंसेस हैं ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपसे ये माना जा रहा है आप ड्यूटी बाउंड हो, ये आपकी ड्यूटी, लिखा ना ड्यूटी, इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर। तो जो भी आपकी ड्यूटी होती है, तो ये आपने ध्यान रखना अंग्रेजी में उसमें सपोज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सपोज के कई अर्थ हैं। सपोज का मतलब मानना भी होता है। सपोज करो कि वो नहीं आएगा तो क्या करोगे, है ना, ये सपोज हो गया ना आपका। लेकिन जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ऑफिस 9 बजे का है या 10 बजे का है, तो बॉस आपको कहेंगे, अगर आप लेट आते हो तो बॉस आपको कहेंगे और सपोज टू कम इन टाइम। तो सपोज का मतलब मानना है या ये बता रहे हो कि आपकी ड्यूटी है। तो कई शब्दों की हमारी प्रॉब्लम होती है, उनको हम समझ नहीं पाते हैं कि सपोज का क्या मीनिंग होता है। अरे गेटिंग, पहले उसको छोड़ दो, एक सेकंड इसको, इस सेंटेंस को देखो। आपके बॉस ने आपको कहा यू आर सपोज टू कम इन टाइम। इन टाइम का समय से थोड़ा पहले समय रहते, ऑन टाइम एग्जैक्ट टाइम, लेकिन ऑन टाइम के बजाय आपको थोड़ा सा 2 मिनट पहले आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें सपोज क्या बता रहा है आपका? सपोज आपको बता रहा है कि आपकी ये ड्यूटी है। इसको ऐसे भी कैसे, इट इज योर ड्यूटी टू कम इन टाइम, एक ही बात है कि नहीं है? ये कह सकते हो बच्चों, इट इज योर ड्यूटी है या नहीं? अरे ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी है टाइम पे आना कि नहीं? तनख्वाह भी तो टाइम पे लेते हो। इट इज योर ड्यूटी टू कम इन टाइम, एक ही मीनिंग इसका एक ही है, ये समझा रहा हूँ आपको। तो सपोज का सेंस आना चाहिए उसमें। तो जहाँ ये लिखा हुआ ना, क्या ना, इट इज योर ड्यूटी, बाकी तो ऐसे रहेगा। और उसका पैसे में बना सकते हो चाहो तो आगे लिखना पड़ेगा यू आर सपोज टू हेल्प द पुअर, ऐसे कह सकते हो आप। तो आपको समझा रहा हूं कि सपोज क्या सेंस देता है, ठीक है। सपोज मानने का सेंस देता है, ठीक है। और सपोज आपको ड्यूटी का भी आभास कराता है कि आपकी ड्यूटी है, यू आर सपोज टू एजुकेट योर चिल्ड्रन, इट इज योर ड्यूटी टू एजुकेट, उनको पढ़ाना, आपके बच्चों को पढ़ाना आपकी ड्यूटी है। इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, द पुअर को पहले ले आओ। द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग, ध्यान रखना है इसका भी अंग्रेजी का। अब ये नाउन फ्लू हो गया, द पुअर आर सपोज्ड, ऐसे बोलना पड़ेगा। आर क्यों लगाना है? द प्लस एडजेक्टिव जनरली पुअर प्लूरल नाउन बनाता है, आर सपोज्ड टू बी हेल्प बाय यू, ऐसे भी कह सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब नीड का प्रयोग बताता हूँ आपको, यूज ऑफ नीड। सब मैंने इकट्ठे कर रखे हैं यार तुम्हारे लिए। मैं चाह रहा था कि कोई भी पोर्शन आ रही है, ये एक जगह काम नहीं आएगा, ये आपके 20 जगह काम आएंगे। ये एक्टिव पैसिव में ही केवल काम नहीं आएगा, लैंग्वेज के समझ में, सेंटेंस करेक्शन में, पता नहीं कितने काम आएगा आप। अगर मैं आपको कहूँ यू नीड टू पे मी सम मनी, यार तो यहाँ नीड का मतलब आवश्यकता होती है। और जो ये कहोगे तो उसको दोस्त को ही कहोगे, रिश्तेदार को कहोगे, भाई को कहोगे, पापा को कहोगे, मम्मी को कहोगे, ठीक है ना। टू पे का टू बी पेड हो जाएगा, ठीक है ना। और सम मनी टू पे से, या टू पे का ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे बनाओगे इसको गौर से देखो आप। 2 तरह से कर सकते हो, या तो यूँ कहो आपका, अगर मी को पहले ला रहे हो तो आई नीड टू बी पेड कर दो आप, आई नीड टू बी पेड सम मनी,
भाई, दो तरह से कर सकते हैं उसको। भाषा के साथ में थोड़ा खेलो। और पे एक्चुअली डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने पहले बताया था आपको। तो इसका ऑब्जेक्ट दोनों हो गया। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आदमी होता है, और जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई चीज़ होती है। ठीक है, आई नीड टू बी पेड सम मनी बाय यू। टू पे का टू बी पेड होगा, सीधी सी बात ये है। अब आप सम मनी को पहले भी ला सकते हो, आपका सम मनी ऐसे भी कह सकते हो, सम मनी नीड टू बी पेड टू मी बाय यू, ऐसे भी कह सकते हो। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक मैं आपको और दे रहा हूँ। सपोज करो आपको कहूँ ही नीड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बहुत आवश्यक है कि इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करे। ठीक है, अब इसमें सॉल्व डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, उसके आगे एक ही ऑब्जेक्ट दिस प्रॉब्लम। तो सॉल्व का टू बी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और दिस प्रॉब्लम पहले आ जाएगा। ही जो है डूअर है तो बाई के फैक्टर में आ जाएगा। बस अब इन शब्दों को आपने ढंग से अपनी जगह पे लगाना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, टू सॉल्व का टू बी सॉल्व हो जाएगा। तो टू बी सॉल्व कर दोगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उससे पहले आ जाएगा ना, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या कहोगे, दिस प्रॉब्लम, और ही कहाँ चला जाएगा, बाई के फैक्टर में, क्यों डूअर है वो। दिस प्रॉब्लम को पहले ले आओ, दिस प्रॉब्लम नीड्स, अब बोलो टू बी सॉल्व बाय हिम, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं आपको जो दे रहा हूँ उनको आप ध्यान रखो। ठीक है, यूज ऑफ एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब आशा करना, अपेक्षा करना। मैं सुने दे रहा हूँ आपको। सपोज करो मैं आपको कहूँ, आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल हेल्प। हमने ये तो आप उम्मीद, अपेक्षा, ठीक है ना आपका। तो किसी दोस्त से कर सकते हो, रिश्तेदार से कर सकते हो। आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंस, मैंने ऐसी उम्मीद की थी कि वो हमें कुछ फाइनेंशियल हेल्प देगा। ठीक है ना, इसको आप कैसे करोगे। ठीक है, टू गिव का टू बी गिवन हो जाएगा, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प इससे पहले आ जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प टू बी गिवन टू अस। और आई जो आपका एक्सपेक्ट कर रहा है वो कहाँ चला जाएगा, बाई मी हो जाएगा। ठीक है, या अस में आपका आई आ जाएगा, तो जो दे रहा है वो बाद में आ जाएगा। देने वाला थर्ड पर्सन होगा तो बाई हिम का हिम ही रहेगा। अब देखिए मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। फाइनेंशियल हेल्प को पहले आओ, फाइनेंशियल हेल्प सेंटेंस पास्ट टेंस का तो वाज लग जाएगा। वाज पास्ट टेंस कैसे पता लगा, वो आपकी सेकंड फॉर्म है ना, एक्सपेक्टेड। was expected to be given to us, और ही कौन देने वाला है, तो बाई के फैक्टर से बाई हिम। फाइनेंशियल हेल्प was expected to be given to us by him, इसको बोल दो जुबान से आप। ठीक है, और लिखो इसको, I expected my brother to help me। अब बनाओ इसका, माई ब्रदर को पहले आओ, माई ब्रदर वॉज एक्सपेक्टेड, ये भी कर सकते हो आपका, टू हेल्प मी, ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे भी कह सकते हो कि आई वॉज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्प, आई वॉज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्प, मदद करने वाला कौन है, तो बाई की फैक्टर डाल दो, बाई माई ब्रदर। एक एक दो दो देख लो ताकि आपको ध्यान रहे कैसे हमने इसको करना है। अच्छा, परफेक्ट इन्फिनिटिव बच्चों में आपको बहुत करा चुका हूँ, मैं दोबारा इसको नहीं कराऊंगा। इट इज़ अबाउट हाई टाइम, मैंने करा दिया। परफेक्ट इन्फिनिटिव का समझ आ रहा है। अरे बहुत सारे सवाल कराए थे यार मैंने आपको, इसमें क्या नाम, जब इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव कराए थे तो उसमें पैसिव फॉर्म में बनवाए थे, मैंने बोला भी था। तो एक दो उदाहरण और देता हूँ। वो सारी वर्ब आपने याद रखनी है। मैंने आपको कहा था एक खास चीज़ कि जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है ये विशेष वर्ब के साथ में आते हैं, हर एक वर्ब के साथ में नहीं आते हैं। वर्ब को भी याद रखो, स्टेट है, से है, बिलीव है, रिपोर्ट है, एलिज है, इनको ध्यान रखो यार, अंडरस्टैंड है, ठीक है ना।
he was believed to have opposed his father in this regard. ऐसा माना जाता है कि उसने अपने पापा का विरोध किया इस मामले में, इन दिस रिगार्ड में, इस संबंध में। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जहां परफेक्ट इन्फिनिटी होता है उसका पैसिव फॉर्म तो आसान है, टू हैव बीन अपोज्ड। किसको किया? इस फादर को, तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, और ही जो है बाई के फैक्ट में चला जाएगा। वाज बिलीव्ड ऐसे रहेगा। देखो, हिज फादर वाज बिलीव्ड टू हैव बीन अपोज्ड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। ठीक, मैंने आपको कराया था, मैंने बोला था यार आपको, तभी तो ये लंबा हो जाता मेरा चीज़ें आप। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का मैंने आपको बता दिया था, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके साथ ही मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ। और उदाहरण मैं दूंगा नहीं आपको, मैंने बहुत दिया है यार। आपका समझ आया कि नहीं आया? आपका ऐसा आरोप है कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, आरोप है, तो आपको एलिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप he is alleged to have deceived his friend। ध्यान ये रखना है कि जो ये इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, टू हैव डिसीव्ड का ऑब्जेक्ट ऑफ हिज फ्रेंड है, तो टू हैव डिसीव्ड का पैसिव फॉर्म क्या बन जाएगा? टू हैव बीन डिसीव्ड। हिज फ्रेंड आ जाएगा पहले, ही बाई के फैक्ट में चला जाएगा। हिज फ्रेंड इज एलिज्ड टू हैव बीन डिसीव्ड बाय हिम। और आपको मैंने बोला भी था यार, मैं इतने सारे करा रहा हूँ, दुनिया भर के कराए मैंने, उसको देखो आप वीडियो को दोबारा आप। तो ये था बच्चों आपका एक्टिव पैसिव का पूरा, मैंने अपनी कोशिश करी है। एक आधी कोई चीज़ रहेगा तो मुझे पता नहीं लगेगा, इतना सारा मैंने कराया तो छूटेगा तो नहीं, ऐसे मेरी पूरी उम्मीद है। इसके बाद में जो मैं चैप्टर शुरू करूँगा वो होगा आपका नरेशन का। ठीक है, और उसके बाद मॉडल्स करेंगे, और उसके बाद में फिर ये वर्ब का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बहुत लंबा चला है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, वो उसको सब्सक्राइब करें, और साथ में वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा वो बेल है, उसको दबाना, बेल बटन को दबाना ना भूलें। ठीक है, ताकि मेरे जितने भी नए वीडियोज़ आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।